नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। और आप जानते हैं कि इस साल बहुत सारा नोटिफिकेशन बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया गया। बहुत सारा अगर देखेंगे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है अगर इस साल का एग्ज़ाम का अगर अगर बात करें, क्योंकि आप जानते हैं बिहार का इलेक्शन है, नज़दीक है बहुत। तो इस बार अगर आप चूक गए तो फिर थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कतें आएगी आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने में, या वैकेंसी जो है वैकेंसी लेने में, या जॉब लेने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, मेहनत करें, कमर कस ले इस बार। और इस बार कोई भी वैकेंसी आए, इसमें कम से कम एक सीट आपको पक्का करना है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को पुरजोर एकदम अगर बोले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, उस लेक्चर को देखना है, प्रैक्टिस करना है। आप हमने देखा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इस बार किसी न किसी जो वैकेंसी आ रहा है, चाहे वनडे का एग्जाम हो, बीपीएससी आप जानते हैं बीपीएससी का भी डेट आ गया है, और सीजीएल जैसे एग्जाम हो गए, बिहार से सीजीएल का भी एग्जाम आ रहा है, बिहार लेवल डिवीजन का। तो किसी न किसी एग्जाम में आपको क्या करना है, अपना सीट को पक्का करना है। तो जैसे हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं, तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो हमने देखा था जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था, जिसमें हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था, 1857 की जो रिवोल्ट था उस रिवोल्ट के बारे में पढ़ा था। तो उस रिवोल्ट में हमने देखा था डिफरेंट जो लीडर्स थे, बहुत सारे जो नेता थे, जो राजा थे, अपने अपने जगह से अपने अपने राज से उन्होंने लड़ा था, क्या कारण था उनके पीछे, क्या फैक्टर्स था, रीजन्स, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो देखा जो कहाँ से लोकेटेड जो लोकेशन था वहाँ से, और सपरेशन जो हुआ वो किस गवर्नर जनरल द्वारा हुआ था, किस जनरल द्वारा था, वो सारा इन्फॉर्मेशन भी हमने देखा। जो फैक्ट्स था, जो तथ्य था, वो सारा चीज़ हमने वहाँ पर क्या किया था, डिस्कस किया था। तो ये सारी जानकारी हमने जो पिछला क्लास था हमारे उसमें हमने देख ली थी। अब क्या करना, हमें आज नेक्स्ट लेक्चर शुरू करना है अदर सिविल अपराइजिंग्स। आप जानते हैं दोस्तों, जो सिविल अपराइजिंग ट्राइबल मूवमेंट्स उस समय भी पुरजोर था, आपको बहुत तेजी से चल रहा था। क्योंकि ब्रिटिश का ये नहीं था कि वो सिर्फ राजा को या वहाँ की जनता को, या मतलब अगर बोल रहे किसानों को ही सिर्फ क्या करते थे, वो प्रताड़ित करते थे या एक्सप्लॉइट करते थे। वो क्या करते थे, बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहा करते हैं, उनका जो पूरा भरण पोषण, जो पूरा उनका जीवन जो चलता है, वो जो लाइवलीहुड पूरा उनका जो डिपेंड होता है, वो किस पर होता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर होता है। फॉरेस्ट जो पूरा फॉरेस्ट सर्विस होता है, वो सर्विस को क्या करते हैं, वहां पर करते हैं, और उसी से उनका जीवन यापन चलता है। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, बहुत सारा नियम कानून लगा दिया था, रूल्स लगा दिया था फॉरेस्ट पर, कि इस तरह से रिजर्व फॉरेस्ट होगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा, जिसको आपको नहीं काटने देंगे यहाँ पर, मतलब कि आपको किसी तरह का इसमें मतलब हस्तक्षेप नहीं करना, या बोलते हैं आपका राइट्स नहीं है। लेकिन ट्राइबल्स आप जानते हैं, ये लोग करोड़ों साल से, लाखों साल से आपको जंगल में रह रहे हैं, आदिवासी लोग, तो इनको पूरा अधिकार होता है जंगल पर। और ये जंगल को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं दोस्तों। आप आज के समय में दिखेंगे तो हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, अगर आप आदिवासी की तुलना में अगर देखें तो उन्होंने जंगल को भी एक्सप्लॉइट नहीं किया। वो अपने उनको एक मतलब भगवान के रूप में देखते हैं। आप जानते हैं नेचर वर्शिपर होते हैं वो लोग, तो एक मैन ग्रुप एक भगवान के रूप में उनको देखते हैं। आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारे किताबों में। तो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं एक तरह से, वो पूरे जो पर्यावरण होता है, जो पूरा जो फॉरेस्ट होता है, जो पूरा जंगल होता है, उनको एक मतलब कि गॉड के रूप में एक वो पूजते भी हैं, उनसे उनका जीवन यापन भी चलता है। लेकिन लोग उनको मानते थे अंग्रेज की, वो लोग मतलब कि यहाँ के निवासी नहीं है, या मतलब अंग्रेज को अपना काम निकालना होता था। वो वहाँ का जो जो लकड़ी होता था, आप जानते हैं उस समय बहुत सारा रेलवे लाइन भी बिछाया जाता था, या बहुत सारा प्रोडक्ट्स होता था जो बेचा जाता था बाहर मार्केट में, वो सारा आपको फॉरेस्ट प्रोडक्ट से मतलब या जंगलों से आता था। उसके कारण ट्राइबल्स को क्या करता, वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना किया जाता था, टैक्स भरवाया जाता था, उनको अधिकार नहीं दिया जाता था। इसके कारण ट्राइबल्स ने क्या किया, रिवोल्ट किया। तो हम एक यहाँ पर हर एक मतलब कि जो लेक्चर यहाँ पर जो स्लाइड है, इस सारे स्लाइड में हमने जो ट्राइबल्स रिवोल्ट्स है, आपको हर एक ट्राइबल्स रिवोल्ट्स के बारे में डिस्कस किया, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर देखें तो बहुत सारा ट्राइबल्स रिवोल्ट होता है, छोटे स्तर पर भी हुआ, बड़े स्तर पर हुआ। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है दोस्तों, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप जानते हैं संथाल रिवेलियन के बारे में, मुंडा रिवेलियन के बारे में, इंडिगो रिवोल्ट के बारे में, तिभागा मूवमेंट के बारे में। ये सब जो ट्राइबल रिवोल्ट्स है दोस्तों, इस सिविल अपराइजिंग्स भी आप बोल सकते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स भी बोल सकते हैं इसे। तो ये सब रिवोल्ट के बारे में, ये सब रिवेलियन के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो डेट इंपॉर्टेंट, जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। और सारा जो ट्राइबल रिवोल्ट्स का वजह हमने बात किया, फैक्टर्स बात किया, वो ब्रिटिश का एक एक्सप्लॉयटेशन ही था,
जिसके कारण वो लोग क्या करते, वो लोग भड़के हुए थे, जो आदिवासी लोग थे, और उन्होंने रिवोल्ट किया था। तो सबसे पहले अगर ट्राइबल रिवोल्ट से हम लोग यहाँ बात करें, जो लेक्चर को अगर हम आगे यहाँ बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के, तो सबसे पहले अगर ट्राइबल रिवोल्ट्स की हम लोग यहाँ पर बात करें, तो अगर आप देख सकते हैं जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, आप जानते हैं 1857 की जो लड़ाई हुई थी, उसमें भी बहुत सारे ट्राइबल्स ने, बहुत सारे किसान तो पार्टिसिपेशन किए ही थे, और ट्राइबल्स ने भी किया था। उससे पहले भी बहुत सारा ट्राइबल रिवोल्ट्स हुआ था, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर जो लड़ाई था, जो ट्राइबल रिवोल्ट्स था, चाहे सिविल अपराइजिंग्स था, जिसे आप सिविल अपराइजिंग से बोलते हैं, वो 1857 रिवोल्ट के बाद ही हुआ था। तो अगर सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, जो सबसे पहला हमारे यहाँ पर फैक्ट है, क्योंकि इसमें फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटी का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्रैश कोर्स है पीटी के लिए, जो कि आपको स्काई एकेडमी 360 पर दिया जा रहा, और हर एक दिन हम लोग कंटिन्यूसली आपको लेक्चर लेकर आ रहे हैं। कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर जो फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया जा रहा है, किसी तरह का टॉपिक स्किप नहीं किया जा रहा, छोड़ा नहीं जा रहा है, वो सारा चीज आपको पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस चीज को आप अच्छे से पढ़े, प्रैक्टिस करें, तभी जाकर आपका क्या होगा, नंबर अच्छा आएगा जीएस टॉपिक में, स्पेशली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर देखें, सबसे पहला क्या था हमारा, जो बंगाल में आपको रिवोल्ट हुआ आफ्टर 1850, इमीडिएटली हुआ, मतलब 1857 की क्रांति के बाद तुरंत जो रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट का नाम था, क्या रिवोल्ट का नाम था, इंडिगो रिवोल्ट, जो कि नील खेती का जो क्रांति होते, आप जानते हैं कि नील का बहुत ज्यादा डिमांड था, जो नील की खेती, जिससे कि कपड़ा को डाई किया जाता था, रंगा जाता था। पहले एक सीन, आज हम लोग जो कपड़े को कलर कर रहे हैं, जो आप कपड़ा पहन रहे हैं, हम पहन रहे हैं, वो सब क्या है, जो डाई किया कलर होता है, कपड़ा का ये कलर नहीं होता। आप जानते हैं कॉटन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, चाहे वो सिल्क से बना है, कॉटन से बना है, या नायलॉन से बना है, या किसी तरह का पॉलिस्टर या कोई भी मतलब सिंथेटिक फाइबर है या नेचुरल फाइबर है, तो उसका कलर आप जानते हैं ऐसा होता नहीं है, उसे हम लोग डाई करते हैं। लेकिन आज हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल डाइंग सिस्टम है, मतलब बोल सकते हैं तो सिंथेटिक डायर सब है, वो सारा चीज हम लोग जो डाई करते हैं आज के समय कलर है। लेकिन पहले क्या होता था, एक ही कलर इंडिगो होता था, तो इंडिगो नील की खेती को करवाया जाता था, जो कि इंडिया में किसानों को, जो पीजेंट्स होते थे, उन लोगों को जबरदस्ती क्या किया जाता था, नील की खेती को कराया जाता, इससे जमीन भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता था, जमीन का जो उर्वरकता होता है, जो फर्टिलिटी होता है, वो फर्टिलिटी कम जाता था, जिसके कारण अलग जो फसल हम लोग नहीं उगा पाते हैं। तो उसके कारण भी किसान लोग बहुत ज्यादा क्या थे, क्रोधित थे, बहुत ज्यादा, मतलब वो लोग गुस्साए हुए थे कि इस तरह से क्या होता था, एक भुखमरी का भी सिचुएशन आ गया था। लेकिन वो ब्रिटिश को क्या चाहिए था, उनको पैसा चाहिए था, उनको जो मार्केट का जो डिमांड था, वो मार्केट का डिमांड उनको फुलफिल करना होता था, इसलिए वो इंडिगो को क्या करते थे, कल्टीवेशन कराते थे। इसी विरोध में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, बहुत सारे किसानों ने क्या किया, बंगाल के अगर देखे, मेनली बंगाल बिहार रीजन में इस तरह का खेती करवाया जाता था, तो वहाँ किसानों ने क्या किया, एकत्रित होकर ये रिवोल्ट किया, इंडिगो रिवोल्ट। तो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1857 के इमीडिएटली, जस्ट 1857 के बाद हुआ था इंडिगो रिवोल्ट। तो ये इंडिगो रिवोल्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना, मेनली अगर देखें तो ये 1859 के समय हुआ था, 1859 से चला था 1850 1860 1861 तक ये रिवोल्ट चला था, जो कि इंडिगो रिवोल्ट है, नील की क्रांति है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इंडिगो रिवेलियन वाज अबाउट द पीजेंट्स वांटिंग टू ग्रोथ, हमने अभी बात किया ना कि क्यों इंडिगो रिवोल्ट हुआ, क्योंकि पीजेंट को यहाँ पर इंडिगो चाहिए था, लेकिन उसे फोर्स किया जाता था। और प्राइस भी जो अगर बात करें, अगर चलिए आप फोर्स कर रहे हैं किसानों को, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं कि आपको उगाना है, इंडिगो उगाना है, नील की खेती करना है, लेकिन ना उसे आप एक फिक्स प्राइस नहीं दे रहे, एक जो प्राइस होना चाहिए, जो मतलब जो प्राइस होना चाहिए, या बोल सकते हैं एक प्रॉपर जो मतलब जो पैसा होना चाहिए किसी भी चीज़ें का, वो पैसा उनको नहीं मिलता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसलिए उसे मतलब प्राइस, मतलब बहुत कम प्राइस पे किया जाता था, मतलब पैसा बहुत कम दिया जाता था उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल था, इसलिए यह इंडिगो रिवोल्ट आपको यहाँ पर क्या हुआ, शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट अगर देखें, बनारस रिवेलियन, ये बनारस रिवेलियन हुआ था ब्रिटिश के द्वारा, ये भी किसके द्वारा, राजा तेज सिंह के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर शुरू किया गया था। दोस्तों इसमें ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो डिस्कशन है हमारा, जो यहाँ पर चर्चा का विषय है, इसमें अगर देखेंगे तो आपको याद यहाँ पर ये चीज करनी है, जैसे कि अगर आपने देखा यहाँ पर जो रिवोल्ट के जो मेन नायक है, मतलब जो लीड कर रहे हैं, जो इन रिवोल्ट को आगे, जिनके अंदर में क्या हो रहा है, नेतृत्व हो रहा है, जिनके अंदर में रिवोल्ट ये पूरा किया जा रहा है, जो लीडर है इसके, उस लीडर का नाम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये रिवोल्ट कहाँ हुआ था, कौन से ईयर को हुआ था, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ईयर याद रखना है, रिवोल्ट के कौन लीडर थे वो याद रखना, और किस लोकेशन पर यह रिवोल्ट शुरू हुआ था, और किसके द्वारा, मेनली ये ट्राइबल ही रिवोल्ट था, किसानों का रिवोल्ट था। तो पीजेंट रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, तो ये चीज आप तो जानते ही हैं, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना, लीडर कौन थे, कौन से स्थान पर हुआ था, किस लोकेशन से ये शुरू हुआ था, और ये किस ईयर में हुआ था। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ दिया जाता है, कभी डेट पूछ दिया जाएगा,
कभी किसी तरह का लीडर का नाम पूछ दिया जाएगा। तो ये एग्जाम में पूछने का एक पैटर्न है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, थीम वही रहता है, क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सिर्फ रिपीट किया जाता है। फिर अगर ऑथर देखें नील दर्पण की, तो नील दर्पण जो कि मेनली आपको इंडिगो डिवोल्ट पर ही लिखा गया था, इंडिगो फार्मर पे। ये किनके द्वारा लिखा गया था? उस समय के जो पोएट थे, जो हिस्टोरियन थे, वो थे दीनबंधु मित्रा। तो इनके द्वारा ये चीज लिखा गया था। आपको याद रखना ऑथर कौन थे नील दर्पण के? दीनबंधु मित्रा। ये फेमस क्वेश्चन है, हरे मतलब ज्यादातर एग्जाम में हिस्ट्री में यह क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। फिर अगर देखें द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम, एक उस समय सन्यासी रिवोल्ट भी हुआ था दोस्तों। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, बहुत सारे जो सन्यासी का क्या काम होता था कि वो लोग जगह जगह जाकर जो पिलग्रिमेज साइट होता वहां वो विजिट करते थे, तो उनको किसी तरह का रोक टोक नहीं हुआ करता था, जितने भी साधु जन होते थे, जो भी होते थे। लेकिन ब्रिटिश क्या करता था उस समय, अंग्रेज उसको रोक देता था, नहीं तुमको यहाँ पर टैक्स देना है, यहाँ पर तुम एक जगह स्थायी रहो, इधर से उधर भटक रहे। ब्रिटिश को रिवेन्यू कलेक्शन में दिक्कत होता था, वो चाहता था, इसलिए वो मेनली जो ट्राइबल को वो रोकना चाहता था ना एक जगह दोस्तों, इसलिए रोकना चाहता था कि ट्राइबल का आप जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलता था, झूम कल्टीवेशन जिसे आप बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बर्न एंड स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, बहुत सारा नाम है शिफ्टिंग का। तो वो प्रैक्टिस करते, वो जो क्या कर एक जगह जलाते थे, उस चीज को छोड़ देते जमीन को, फिर वहां फसल उगाते थे, फिर उस चीज को वो छोड़ के अगला आगे जंगल में बढ़ जाते थे, फिर वो अगला स्थान पर जाकर उस चीज को क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो ये किस क्या होता था, ब्रिटिश के लिए एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं हार्ड वर्क था, कि मतलब उसको रोक कर एक जगह रोकना, उससे टैक्स कलेक्ट करना, क्योंकि वो बार बार अगर मूव कर रहा है तो ब्रिटिश को एक स्थायी जगह नहीं मिलेगा जहां उसको रोक सकता है या टैक्स कलेक्ट करता, रिवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। तो ये भी एक रीजन था ब्रिटिश को ट्राइबल को मतलब रोकने का, मतलब उसको उसके ऊपर जो पाबंदी लगाने का या किसी तरह का मतलब नियम कानून लगाने का। तो इसी तरह सन्यासी का एक रिवोल्ट था, सन्यासी रिवोल्ट। तो ये जो कंपोजर थे सॉन्ग वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। तो ये चीज पहले आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक फैक्ट क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था। लेकिन जो थीम ऑफ नॉवेल आनंद मठ था, अगर हम नॉवेल यहाँ पर देखें, जो आनंद मठ नॉवल था, ये आपको सन्यासी रिवोल्ट के बेस्ड पर था। किस पर था? जो कि किसके द्वारा लिखा गया था यहाँ पर? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। और वंदे मातरम भी क्या कहता है, इनके द्वारा ही लिखा गया था। कभी कभी नाम में क्या होता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी पूछ दिया जाता, तो दोनों सेम नेम है, एक ही इंडिविजुअल का वो नाम है। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग आगे देखें दोस्तों, द पर्पज ऑफ बढ़िया ताल रेजिस्टेंस इन मुंगेर वाज डिमांड ऑफ बक्स लैंड रिस्टोरेशन। तो ये किया क्या, बढ़िया ताल एक जगह है दोस्तों मुंगेर में, तो यहाँ पर एक रिवोल्ट हुआ था मुंगेर में। उस रिवोल्ट में क्या डिमांड था यहाँ पर, कि बक्स जो लैंड था, जो मतलब लैंड, बक्स लैंड क्या होता है, अगर मतलब किसी तरह का टैक्स नहीं पेड कर सकता, या जैसे आपने साहूकार से या जमींदार से क्या किया कि आपने लोन ले लिया, मतलब किसी तरह का कर्जा को आप पे नहीं कर सकते हैं, तो जमीन क्या करता था, मतलब जो जो वहाँ का जो मेनली जमींदार रहता था या साहूकार रहता था, वो जमीन क्या करता था, हथिया लेता था, जमीन कब्जे में ले लेता था, तो उसको बक्स लैंड बोला जाता है। ये मुंगेर में आपको शुरू किया गया था बक्स लैंड। तो ये बढ़िया ताल रेसिस्टेंस है, ये आपको ध्यान रखना, ये बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपको फेवरेट है, ये पूछा गया था। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें, नेक्स्ट चर्चा करें चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट। आप जानते हैं वहाबी मूवमेंट हुआ था, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे, उन्होंने ये रिवोल्ट किया था, क्योंकि उनको लगता था ब्रिटिश हमारे धर्म में भी क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे धर्म के खिलाफ यह हम पर रूल कर रहे हैं, हम पर जो क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। तो ये चीज वहाबी मूवमेंट का क्या था, पूरा मतलब कि जो बोल सकते हैं उसका एम था। तो ये वहाबी मूवमेंट याद रखना, ये इसका जो मतलब सेंटर था वो पटना से शुरू हुआ था। फिर अगर कुका मूवमेंट की बात करें, कुका मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था गुरु राम सिंह द्वारा। हम लोग आगे इसका डेट भी देखेंगे, डेट वाइज भी देखेंगे, वो सारा चीज हमने स्लाइड में लिया। क्यों होता है कि एक चीज आपको एक ही जगह सब चीज दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या क्या पहले लीडर का नाम लिया है, कौन कौन सा रिवोल्ट हुआ है, हमने रिवोल्ट का कारण बता दिया। वो आपको मेंस लिखना है, तभी आप वो चीज को पढ़ना होगा, क्योंकि अभी आप पीटी का तैयारी कर रहे हैं तो उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो हमने जो आपको बताना था, इसके काउज, इसके पीछे का जो वजह थी, वो वजह ही मैंने बता दिया। और जो आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है वो है लीडर के बारे में, वो नेता कौन थे, कौन उस रिवोल्ट को शुरू किया था, और डेट और लोकेशन। तो ये सारा चीज हमने स्लाइड में लिया है। तो सबसे पहले अगर कुका मूवमेंट की बात करें तो वो पंजाब में शुरू हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था, गुरु राम सिंह के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा गया, कुका मूवमेंट। द पागलपंथी मूवमेंट रिवेलियन था, ये रिवेलियन था क्या, गारोज का रिवेलियन था। पागलपंथी जो था ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये ध्यान रखना, करम शाह के द्वारा। किसके द्वारा फाउंड किया गया था यहाँ पर, करम शाह के द्वारा। ये चीज आपके लिए क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जो करम शाह है, जितने भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जिनके द्वारा यह रिवोल्ट पागल पंथ शुरू किया गया था। पागल पंथ बोल सकते हैं, पंथ क्या होता है, एक सेक्ट होता है, जो मतलब धर्म में भी एक सेक्ट होता है, डिफरेंट डिवीजन हो जाता है, तो वही एक पंथ था यह। जैसे आप कबीर पंथ देखते हैं, राम पंथ ही देखते हैं, उसी तरह पागल पंथ क्या था, एक आपको सेक्ट था। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, संथाल अगर रिवोल्ट की हम लोग बात करें यहाँ पर,
द पागलपंथ वाज फाउंडर क्रम से हमने देख लिया। अगर हम संथाल हुल की बात करें, संथाल हुल जिसे संथाल रिवोल्ट भी बोला जाता है या संथाल हुल ही बोल सकते हैं, ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना, जो कि 1855 में मेनली हुआ था। इसके स्टेटमेंट अगर देखें, जो करेक्ट स्टेटमेंट है, मेजर बरोज लॉस द बैटल विद संथाल्स नियर भागलपुर। तो मेजर था उस समय का जो जनरल था, उसने क्या किया, बैटल हार गया संथाल के साथ भागलपुर समय, क्योंकि वो संथाल जो मेनली आपको रहते हैं वो झारखंड भागलपुर एरिया में, उड़ीसा के एरिया में वो लोग क्या करते हैं, वहां पर निवास करते हैं। फिर गोक्को वाज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ गोड्डा, तो गोड्डा का इंपॉर्टेंट लीडर गोक्को था। महाजन दीन दयाल राय इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट नेम इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो महाजन दीन दयाल का भी इसमें नाम है जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले किया था। तो ये चीज आपको संथाल हुल के बारे में। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, द लीडर ऑफ फैराजी रिवेलियन, जो फैराजी रिवेलियन था दोस्तों, ये नाम सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर फैराजी रिवेलियन की बात करें, अगर हम लोग हर एक चीज को अगर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा, और ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ना, सिर्फ रिवेलियन ही नहीं है, इसके बाद आपको सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, उसके बाद अगर देखें तो प्रेस है, एजुकेशन रिफॉर्म्स है, ये सारा चीज में भी बहुत सारा फैक्ट्स है, बहुत सारा तथ्य है, जो सारा तथ्य को आपको याद रखना होता है। इसलिए मैंने इसमें वन लाइनर टाइप से ही लिया है, बाकी समझाने की बात है वो मैं आपको समझा दूंगा जहां जरूरत होता है। द लीडर ऑफ द फैराजी रिवेलियन वाज दादू मियाँ, जो फैराजी रिवेलियन का जो मतलब लीडर था वो कौन था, दादू मियाँ। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कौन था यहाँ पर, ये दादू मियाँ था। आपको विजिबल है शायद दोस्तों जो स्लाइड है, फैराजी वेयर फॉलोवर्स ऑफ हाजी सरीतुल्लाह, ये फॉलोवर्स थे किसके, हाजी सरीतुल्लाह के। जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, हाजी सरीतुल्लाह द्वारा, हाजी सरियातुल्लाह द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। फिर अगर वेलुथम्पी देखे, जो कि रिवेलियन आपको ब्रिटिश के अगेंस्ट, वेलुथम्पी जो लीडर थे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट, अंग्रेज के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट छेड़ा था, क्रांति छेड़ा था। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो केरला से, उन्होंने केरला में रिवोल्ट आपको छेड़ा था। रामोसी जो कृषक जत्था है महाराष्ट्र में, वो किसके द्वारा, वासुदेव बलवंत फाड़के द्वारा क्या किया था, फाउंड किया गया था, बनाया गया था। फिर अगर रामोसी का जो देखे, वेस्टर्न घाट मेनली महाराष्ट्र के रीजन में यह पूरा मतलब रिवोल्ट शुरू हुआ था। फिर अगर देखे गडकरी है, सेंटर ऑफ गडकरी रिवेलियन, ये कोल्हापुर मेनली महाराष्ट्र के रीजन में, नागपुर रीजन में यह चीज आपको शुरू किया गया था, गडकरी जो रिवेलियन था। फिर अगर देखें तो ट्रेस द ट्राइब दैट रिवेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सैक्रिफाइस सिस्टम वाज बैंड। अब क्या होता था दोस्तों, आप जानते हैं कि जो आदिवासी में बहुत सारा ऐसा कल्चर चलता है, जो हम लोग कल्चर को जानते भी हैं, कल्चर को आपने पढ़ा भी होगा, एक सैक्रिफाइस का कल्चर चलता है जिसमें मनुष्य का भी क्या बलि दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मूवी में इस तरह का दिखाया जाता है चीजों को। तो ब्रिटिश ने उसको क्या किया था, उस कल्चर के अंदर हस्तक्षेप किया था, इंटरवीन किया था, तो ब्रिटिश ने उसे बैन कर दिया था। तो इसके कारण क्या हुआ था, एक ट्राइबल थे जो ब्रिटिश, जिन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के अगेंस्ट या रिवोल्ट छेड़ा था, वो कौन ट्राइबल था, खोंड था। तो ये चीज आपको यहाँ पर रखना, जिसमें सैक्रिफाइस सिस्टम था उसको बैन किया गया था अंग्रेज के द्वारा। तो वो जो रिवोल्ट था किसके द्वारा बैन, वो रिवोल्ट छेड़ा गया था यहाँ पर खोंड के द्वारा। फिर अगर कोल रिवोल्ट देखे, कोल रिवोल्ट 1831 और 32 में, जो डेट याद रखना, जो कि बुद्धू भगत द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। फिर अगर देखें कोल जो म्यूटनी हुआ था, इसी को रिवोल्ट या म्यूटनी बोल सकते हैं। म्यूटनी मिस क्या होता है, म्यूटनी मिस होता है लड़ाई, जो दो समूह के बीच में जो लड़ाई होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटनी बोलते हैं। वही उसी को रिवोल्ट ही बोला जाता है, म्यूटनी बोला जाता है। तो ये बुद्धू भगत के अंदर हुआ था, जो कि सिंहभूम, जो कि झारखंड एरिया है, मेनली यह एरिया आपको सिंहभूम झारखंड, जम्मू कश्मीर ने बोले, ये झारखंड है, क्या है ये आपको, ये झारखंड और मतलब मेनली उड़ीसा के रीजन में आपको मिलेगा सिंहभूम रीजन। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो उस रीजन में होता है 1831 में, कौन सा रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना, याद रखना। इस चीज को आप यहाँ पर याद ही कर ले, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, और ये एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो मैंने वही स्लाइड में लिया, वही चीज को यहाँ पर लिया जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको स्लाइड विजिबल है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो वगैरह अपराइजिंग, जो वगैरह अपराइजिंग हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था, अपराइजिंग भी रिवोल्ट ही होता है दोस्तों, तो यह हुआ था बड़ौदा में। फिर अपराइजिंग जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के इन इंडियन प्रायर टू 1857 अगर देखें तो बहुत सारे पार्ट्स में हुआ था। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले सिपाही मिटनी देख सकते हैं, 1806 में हुआ था, कहाँ पर, वेलोर में हुआ था, चेन्नई रीजन में। फिर कच्छ रिवेलियन हुआ था कहाँ पर, 1931 में। फिर कोल अपराइजिंग हुआ था 1831 से 1832 में। फिर संथाल रिवेलियन हुआ 1856 में। तो ये देख सकते हैं संथाल रिवेलियन जस्ट 1857 रिवेलियन के पहले हुआ था, संथाल रिवेलियन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर देखें संथाल अपराइजिंग जो सबसाइड हुआ, तो ब्रिटिश ने उसमें क्या किया था कि जो संथाल जो रिवेलियन हुआ था, संथाल का जो लड़ाई हुआ था, जो मतलब ट्राइबल रिवोल्ट था यह, उसमें ब्रिटिश ने फिर क्या किया कि एक संथाल उसने
समय संथाल को अपना एक प्रगनास दे दिया। जो प्रगनास क्या बोलता है, एरिया डिस्ट्रिक्ट को मेनली प्रगनास बोला जाता है, वो सारा टेरिटरीज क्या क्या क्रिएट कर दिया है, इसमें कि आउटसाइडर्स को यह राइट नहीं होता है कि वो जाकर वहां पर किसी तरह का मतलब वो जमीन खरीद सकता है या वहां पर जाके घर बना सकता है या किसी तरह का उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है बिना इसके परमिशन, संथाल जो ट्राइबल्स है उनके परमिशन से, वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके परमिशन से। तो ये संथाल प्रगना एक उनके लिए एक सफलता था कि संथाल प्रगना उनको यहाँ पर क्रिएट किया गया था। इट बिकेम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नन संथाल। और संथाल क्या कर सकता, यह नहीं कर सकता था कि अपना जो जमीन है वो नन संथाल जो बाहर है, जिसको दीकूज भी बोला जाता है, उसको क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ये क्या था वहां पर आपको बैन था इस चीज को। फिर अगर नेक्स्ट देखें गंजम रिवोल्ट, जो गंजम रिवोल्ट हुआ था 1800 एडी टू 1805 में हुआ था। ये गंजम रिवोल्ट क्या हुआ था, जो कि धनंजय द्वारा यह रिवोल्ट क्या किया था, लीड किया गया था, लीडर थे। रिवोल्ट ऑफ घुमसूर वाज लेड बाय सरिकार भंजर। तो ये जो घुमसूर का रिवोल्ट था ये श्रीकर भंजर द्वारा किया गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब हम लोग दोस्तों डेट देख लेते हैं। जैसे संथाल रिबेनियल की अगर डेट देखें तो ये आपको याद रखना कि जस्ट 1857 के रिवोल्ट के पहले हुआ था। तो अगर यहाँ पर आप डेट की अगर बात करें तो ये देख सकते हैं 1855 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, ये 1855 में हुआ था संथाल। फिर कोल अपराइजिंग हमने देखा जो सिंहभूम एरिया में हुआ था 1831 में हुआ था, ये इससे पहले हुआ था। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना। फिर खासी रिवोल्ट हुआ था, खासी जो रिवोल्ट था ये 1829 में हुआ था, जो आप जानते हैं खासी जयंतिया हमने पढ़ा भी था। तो ये सब रिवोल्ट जो हुआ था मेनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर बात करें तो कहाँ पर हुआ था ये यह मतलब 1829 में होता है। डेट आपके लिए याद है, लोकेशन आपको याद रखना और क्या रखना, लीडर याद रखना। ये तीन चीज आप कुछ भी नहीं याद रखे ट्राइबल्स में, ये तीन चीज आपको ट्राइबल रिवोल्ट्स में याद रखना है। समझ रहे हैं बातों को। फिर अगर नेक्स्ट देखें अहोम रिवोल्ट, अहोम जानते हैं जो एक किंगडम था ये असम रीजन में था, असम एरिया में। तो ये 1828 में हुआ था, 1828। तो संथाल हुआ था कब, आप बोलिए हमारे साथ, 1855 में हुआ था। 1855 में क्या होगा, ज्यादा अगर आप हिस्ट्री है दोस्तों, हिस्ट्री तो आप समझ जाते हैं, चलिए आपको पता होता, लेकिन जो याद करने का तरीका होता है वो आपको सीखना पड़ेगा। जो रूल होता है दोस्तों 135 का रूल होता है कि आज आपने पढ़ा फिर 3 दिन बाद उसको पढ़ रहे हैं, सुबह शाम मतलब रात में भी सोने से पहले उसको याद कर रहे हैं, फिर 5वां दिन ही पढ़ रहे हैं। तो वो एक साइंटिफिक होता है कि आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, मेमोरी जो लॉन्ग मेमोरी होता है उसमें चला जाएगा। अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होता है जब आप लेक्चर देख रहे हैं। तो इस चीज़ को आप बार बार बोला जाता है कि अगर आप थोड़ा सा जोर जोर से बोल के भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा लिप को मतलब सिंकिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, याद करने का तरीका है, मतलब आपको याद ज़्यादा होगा। तो संथाल रिवोल्ट कब हुआ था, 1855 में हुआ था। कोल रिवोल्ट कब हुआ था, 1831 में हुआ था। फिर अगर खासी देखें 1829 में हुआ था। अहोम हुआ था 1828 में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो रिवोल्ट ऑफ संथाल 1855 से 56 में हमने अभी देखा, जो कि सिद्धू और कान्हू मुर्मू द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, अगर यहाँ पर ध्यान रख ले, यहाँ पर जो टाइटल है मुर्मू लगाया जाता है। तो आप जानते हैं जो संथाल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, एक और अगर इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स का ही, तो संथाल जो ट्राइबल्स है, आप जानते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको उनका भी जो मतलब अगर देखे बैकग्राउंड देखे या मतलब अगर देखे तो वो भी एक ट्राइबल से बिलोंग करती है, ट्राइबल एरिया से, वो संथाल ही मतलब एरिया से बिलोंग करती है। इसलिए आप देखेंगे तो ये मुर्मू आपको याद है, सिद्धू और कान्हू मुर्मू, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है संथाल से। फिर भैरव चंद देखे, ये भी इसी संथाल रिवोल्ट का मूवमेंट का एक पार्ट थे। फिर अगर देखें संथाल प्रगना था, वो जो मतलब क्रिएट किया गया था, नाड़ी खंड जिसको बोला जाता है, रीजन वाज कॉल्ड इन एंशियंट, नाड़ी खंड बोला जाता है उसे, एंशियंट में बोला जाता था, मतलब बहुत पुराने समय में। फिर जो ब्रिटिश कमांडर थे वाज डिफीटेड बाय संथाल्स। तो संथाल्स के द्वारा जो हमने बात किया था अभी, मेजर बुड़ो, ये जो आपको नाम याद रखना है, ये संथाल्स ने इनको क्या किया था, यहाँ पर डिफीट किया था, हराया था। फिर क्या है कि लोकेशन भी आपको, जैसे हमने अभी डेट देख लिया, तो डेट के साथ साथ आपको लोकेशन भी याद रखना, किस स्टेट से यह रिवोल्ट, किस स्टेट से यह जो ट्राइबल रिवोल्ट था यह शुरू हुआ था। तो जैसे अगर संथाल की बात करें तो यहाँ पर झारखंड में शुरू हुआ था, ये झारखंड के एरिया, उड़ीसा झारखंड मेनली एरिया, जो आज आप जानते हैं पहले बिहार का पार्ट था, ये 2020 मतलब ईस्वी में क्या हुआ था, अलग हुआ था। फिर अगर टोडा देखे, ये जो जगह है कहाँ पर, ये आपको तमिलनाडु में। फिर जरावास जो ये जो मतलब ट्राइबल रहते हैं अंडमान निकोबार में, तो ये चीज ध्यान रखना। द लसोडिया मूवमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म अगेंस्ट द भील्स ऑफ मेवाड़ बागड़ एंड नियर बाय रीजन वाज लॉन्च्ड बाय गोविंद गिरी। तो ये गोविंद गिरी द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया। तो ये सब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना होता है। बहुत सारे किताब में आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम यह नहीं देखती है कौन किताब आप पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं। आपको जो पूछा जा रहा है वो आपको वहाँ पर जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट होता है। वो यहाँ पर ये नहीं लिखती है स्पेसिफिक रिपोर्ट, वो सीधे लिख देती है इंडियन नेशनल मूवमेंट। और नेशनल मूवमेंट का मतलब यही नहीं होता है कि आपको जो जैसे महात्मा गांधी हो गए या जो डिफरेंट हमारे लीडर्स हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं,
उन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में सिर्फ ही पढ़ना होता है। बहुत सारे इनका भी सहयोग होता है, इनका भी मतलब उसमें क्या बोलते हैं आपको भागीदारी होता है कि वो भी उन्होंने बहुत सारा भूमिका निभाया है रिवोल्ट को आगे ले जाने में, इंडिया को आज़ाद करने में। तो ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है रिवोल्ट्स में। तो अगर यहाँ पर देखें मुंडाज का जो रिवोल्ट हुआ था दोस्तों, ये डेट याद रखना, 1899 एडी में शुरू हुआ था मुंडा रिवोल्ट, जिसके आपको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से हम लोग जानते हैं। उन्होंने रिवोल्ट को क्या किया था, लीड किया था। उन्होंने रिवोल्ट को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। रिवोल्ट के वो लीडर थे। अब भगवान बिरसा मुंडा की अगर बात करें तो अभी जानते हैं जनजातीय गौरव दिवस भी उनके याद में, उनके जो बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, जो कि आप डेट याद रखना, ये अभी रिसेंटली हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा शुरू किया गया है। और जो ये मुंडा रिवेलियन है दोस्तों, ये मुंडा मतलब जो जनजातीय गौरव दिवस है, ये अगर देखें तो भगवान बिरसा मुंडा के याद में मनाया जाता है, और ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि उसी दिन क्या हुआ था, जो बिहार झारखंड भी आपको क्या हुआ था कि उसी दिन अलग भी हुआ था, 2000 अगर ईस्वी की बात करें। और ये उसी दिन क्या हुआ था, वही जो डेट है उन्हीं उसी डेट में मतलब बिरसा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है, जो बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जनजातीय गौरव दिवस एक करंट अफेयर्स का चीज़ था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर अगर देखें उलगुलान रिवोल्ट, तो दोस्तों ये मुंडास रिवोल्ट को यहाँ पर उलगुलान भी बोला जाता है। तो ये नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो जो उलगुलान रिवोल्ट था ये कि बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, यह बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। फिर अगर देखें यहाँ पर उलगुलान भी बिरसा मुंडा को यहाँ पर बोला जाता है। फिर और द ग्रेट तुमलुत रिवोल्ट, या तो तुमलुत बोलिए या उलगुलान बोलिए या बिरसा मुंडा बोलिए, सब नाम क्या है, एक ही है, जो कि 1899 में यह चीज आपको शुरू हुआ था। 1900 तक आप इसको ले जा सकते हैं। तो ये मतलब पूरा रिवोल्ट चला था, बाद में इसे सप्रेस कर दिया गया, आप जानते हैं वो चीज। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कस करें दोस्तों, तो देख सकते हैं अभी जो हमारा यहाँ पर मैंने इमेज भी लिया है जिससे आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ऑनर किया गया है, यहाँ पर टू ऑनर द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स एंड कोमेमोरेट ग्लोरियस हिस्ट्री। तो इसमें 15 नवंबर बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। इसके मतलब याद में बर्थ एनिवर्सरी भगवान बिरसा मुंडा के, जिससे जनजातीय गौरव दिवस भी आपको मनाया जाता है। तो मतलब ये 15 नवंबर को मेनली इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो जा सकता है, अगर करंट अफेयर्स में यह पूछा जा सकता है आपसे। बहुत सारे अगर देखें तो अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत सारा इस मतलब जो इस समय में इस मतलब बर्थ एनिवर्सरी में उन्होंने बहुत सारा अगर देखें प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, बहुत सारा स्कीम भी लॉन्च किया ट्राइबल्स वेलफेयर के लिए, ट्राइबल्स पीपुल लोगों के लिए। तो वो चीज़ आप वहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको करंट अफेयर्स में लाऊंगा, उसमें आपको वो सब सारा चीज़ बताया जाएगा। तो करेक्टली मैच लिस्ट रिवेलियन देखिए, अब हमने पढ़ा था ना अहोम रिवल्ट कहाँ हुआ था, आसाम में 1828 में, कोल 1831 में, कोल और कोली में दोस्तों याद रखना ये 1784 से 85 में हुआ था। कोल अलग है, कोली अलग है। फिर चुआर जो रिवोल्ट है, चुआर रिवोल्ट ये 1768 में हुआ था। तो ये डेट आपको यहाँ पर ध्यान रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इन्फॉर्मेशन आपको याद करना है, इसे बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार लर्न करना है, इसे मतलब रिवाइज करना है, तभी जाकर ये क्या होगा, दिमाग में आपका सेट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये सारा इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। अगर सीजीएल का भी क्वेश्चन, इस बार एनटीपीसी का भी आप देखें तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैंने मतलब पढ़ाए हुए थे क्लास में। अगर आप एंशियंट की बात करें तो एंशियंट में मैंने जो पढ़ाया था गुप्ता एज के बारे में, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोग लेक्चर देखे होंगे तो, चाहे मेडिएवल में आप देखें तो बहुत सारे जो लिटरेचर जो लिटरेरी जो मतलब बुक था, उन बुक का किन्होंने नाम लिखा था, बुक कौन किसने लिखा था, कौन से मतलब मुगल डायनेस्टी के मतलब क्या चीज़ शुरू किया गया था बलबन द्वारा, या मतलब अगर देखिए आप सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत के जो मतलब रूलर थे, सुल्तान थे, तो वो सब सारा चीज़ मैंने पढ़ाया था, वो क्वेश्चन में आया था दोस्तों। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि आपको रिवाइज करना ज़्यादा जरूरी है। हिस्ट्री में कुछ नया फैक्ट्स नहीं होता, कुछ नया करंट अफेयर्स नहीं होता। करंट अफेयर्स में आपको हर एक मंथ अपडेट करना पड़ता है, याद करना, लेकिन एक जीएस का पोर्शन आपको हरदम स्ट्रांग रखना चाहिए, वो आपका एक बैकअप होता है। जैसे एग्जाम में करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि आपको आएगा ही, अगर गलती से भी मतलब आपने नहीं पढ़ा, वो चीज़ आपसे छूट गया है, दूसरे को आता आपको नहीं आता है। लेकिन जो ये चीज़ ऐसा है, ये सबको ज़्यादा से ज़्यादा आता है, और ये आपको एक आपका मतलब बैकग्राउंड, आपका जो बैकअप होना चाहिए करंट अफेयर्स से ज़्यादा, मतलब जीएस के पोर्शन पर। मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने एग्जाम में जो क्वालिफाई किया, अगर आप बीपीएससी की बात करें पीटी का, तो उसमें जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने फोकस किया था आपको स्टैटिक पोर्शन पर, और स्टैटिक पोर्शन में मेरा अच्छा पकड़ था। अगर आप यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी का पीटी में आप जानते हैं 90+ स्कोर करना भी बहुत मतलब कि चैलेंजिंग होता है, तो उसमें मैंने स्कोर किया था। लेकिन अगर उसमें स्कोरिंग देखे तो वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मेरा जीएस के पोर्शन में आपको स्टैटिक पोर्शन से ही था।
वो करंट अफेयर्स मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन स्टैटिक पोर्शन में पकड़ था, इसलिए मैंने क्वालिफाई भी किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। फिर ट्राइबल लीडर की अगर बात करें, धरती आबा। ट्राइबल लीडर यहाँ पर किनको बोला? ट्राइबल लीडर हुई इन्होंने धरती आबा, बिरसन मुंडा। तो बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा ही बोलते हैं, धरती आबा ही बोलते हैं, उलगुलान रिवोल्ट था, तुमलुत रिवोल्ट था। तो ये सारा चीज एक ही मतलब पर्सन को क्या रेफर किया जाता है, फादर ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है यहाँ पर। धरती आबा फादर ऑफ वर्ल्ड, जिसको जानते हैं धरती के जो क्या है फादर है। द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम रांची टू भागलपुर। पूरा इनका रिवोल्ट चला था रांची से भागलपुर, मेनली बिहार उड़ीसा पूरा जो रीजन था झारखंड का, वो पूरा रिवोल्ट चला था। द वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिफर टू द ट्राइब रूल्ड बाय ठाकर बप्पा। तो इन्होंने क्या किया था, पहला जो वर्ड था ट्राइबल, ये वर्ड किसके द्वारा यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, यूज किया गया था? ठाकर बप्पा द्वारा। द कॉमन फैक्टर फॉर ए ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ ओल्ड एग्रेरियन। क्या था कि यहाँ पर कि मतलब जो ओल्ड एग्रेरियन सिस्टम था वो पूरा डिस्टर्ब करने के लिए, पूरा हटाने के लिए ब्रिटिश ने इस तरह का मतलब बोल सकते हैं ट्राइबल को परेशान करते थे। ट्राइबल को मेनली वो क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। फिर अगर देखें तो हॉज रिवोल्ट, हो रिवोल्ट, ये हो रिवोल्ट अलग है दोस्तों, इसको हॉज रिवोल्ट या हो रिवोल्ट भी कहा जाता है। ये 1820 से 21 में हुआ था एडी में। खैरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट अकर्ड इन 1874। तो ये 1874 में खैरवाड़ रिवोल्ट आपको क्या हुआ था, शुरू हुआ था। फिर अगर नेक्स्ट देखें, द लीडर ऑफ सम एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट, कुछ ब्रिटिश रिवोल्ट के अगेंस्ट में था, जैसे संभलपुर वाज सुरेंद्र साई। जो सुरेंद्र साई जो मतलब थे, ये संभलपुर में जो रिवोल्ट हुआ था उसके लीडर थे। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स अगर देखें तो हमने भी देखा संथाल रिवेलियन हुआ, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, 1856 में हुआ था मेनली, 55-56 में। फिर सिपवाइज का म्यूटिनी था 57 में। फिर इंडिगो रिवोल्ट हमने देखा था 1800 मेनली 57 के बाद हुआ था, 950 मतलब मेनली आप बोल सकते हैं 59-60 में। फिर डेक्कन राइट भी आपने देखा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से अगर मैचिंग ऑर्डर देखें, ईयर आपको दिया गया बंगाल इंडिगो रिवोल्ट, जो हमने 1859-60 का भी बात की, जिसे इंडिगो या बंगाल मेनली बंगाल रीजन में हुआ, इसे बंगाल इंडिगो रिवोल्ट भी बोला जाता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, पवना पीजेंट रिवोल्ट जो हुआ था 1873 से 76 में होता। मोपला रिवेलियन हुआ था 1921 में। फिर तेभागा मूवमेंट हुआ था 1946 से 47 में। तो ये देख सकते हैं आज़ादी के करीब मतलब मेनली उस समय इंडिया आज़ादी हो गया था, उस समय यह मूवमेंट आपको तेभागा मूवमेंट चला था। फिर मोपला रिवेलियन देखे 1921 में, मेनली केरला रीजन में हुआ था। फिर पवना पीजेंट रिवोल्ट देख सकते हैं जो कि बंगाल बिहार उड़ीसा रीजन में हुआ था। तो ये सब सारा चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो रिवोल्ट का जो डेट है ना दोस्तों, वो डेट आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर देखें यहाँ पर मोपला रिवोल्ट, हमने बात किया ना, लोकेशन आपका मोपला रिवोल्ट कहाँ हुआ था, ये केरला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, केरला में। फिर पवना रिवोल्ट कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। फिर एका मूवमेंट कहाँ हुआ था, अवध में, जो कि यूपी का रीजन है। फिर भूसा मुंडा का जो रिवोल्ट हुआ था बिहार झारखंड वाला एरिया में हुआ था, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो रिवोल्ट था। द मोपला रिवेलियन ब्रोक आउट इन द ईयर 1921 में, ईयर भी हमने देख लिया था। फिर पवना रिवेलियन का ईयर देखे तो इन्फॉर्मेशन यहाँ रिपीट है, आपको रिवीजन के लिए यहाँ पर दे दिया गया। फिर इका मूवमेंट की देखें तो 1921 1922 में, संथाल रिवेलियन 1856 में, 55 में। तो क्लास में ही क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो जा रहा। ताना भगत मूवमेंट देखें तो 1914 में हुआ था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नोट में देखें, यहाँ पर दिया गया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पीजेंट वेर गिवन राइट्स ऑन लैंड इन 1885 थ्रू बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो क्या था, पीजेंट्स को कुछ राइट दिया गया था बंगाल टेनेंसी एक्ट के थ्रू, जो कि 1885 में क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था। जिसमें क्या था, मेजर डिमांड ऑफ पवना रिवेलियन को उसमें क्या किया था, पूरा किया था। मूवमेंट वाज एट पीक ड्यूरिंग 1873 टू 1826। इस समय क्या था, रिवोल्ट शुरू हुआ था। उसके बाद कुछ लीगल डिस्प्यूट हुआ, लेकिन कुछ राइट्स आपको ट्राइबल्स को, कुछ राइट्स आपको वहाँ के जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनको दिया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, कुछ यहाँ पर अदर रिवेलियन है, उसी रिवेलियन को कुछ अगर देखें यहाँ पर, रामपा रिवेलियन जो कि 1879 से 80 में हुआ था। पवना रिवोल्ट 1873, वही सेम चीज, बंगाल 1859। ये जैनितिया रिवोल्ट था, रिवेलियन था 1860 में। जैनितिया रिवेलियन 1860 से 63 में हुआ था। फिर डेक्कन राइट्स की अगर बात करें जो 1875 में, उसका इमीडिएट काउज क्या था, जो फेमिन आ गया। आप जानते हैं क्या होता था, ब्रिटिश जो किसी तरह का जो मतलब इंडिगो उपजा रहे हैं या मतलब कि खेती कमर्शियल फार्मिंग करवा रहे हैं, उसके कारण क्या होता था कि जो खाने पीने का जो सामान होता था, जो क्योंकि आप फसल नहीं उगा रहे हैं और जो डाई उगा रहे हैं, इंडिगो नील का खेती कर रहे हैं, तो खाना का क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगा, मतलब जो फूड का शॉर्टेज हो जाएगा। तो उससे क्या होता था, अकाल पड़ जाता था,
मतलब कि स्टारवेशन हो जाता था, भूखमरी का भी मतलब स्थिति आता, फेमिन होता था, फेमिन एक बड़े लेवल पर होता था, उसमें बहुत सारे लोग मर जाते थे, भूखमरी जो होता था उसमें बहुत सारे लोग मर जाते थे। अगर आप देखेंगे 1943 की अगर बात करें, उस समय जो सर्वे हुआ था 1943 का हिस्ट्री अगर देखें, तो उसमें बताया जाता है कम से कम 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोग सिर्फ बंगाल के रीजन में मतलब मारे गए थे, मर गए थे भूख के कारण। तो इस तरह से इतना मतलब कि बड़े लेवल पर लोगों का मतलब कि मौत हो जाता था, किसके कारण? भूख के कारण। लेकिन आज देख लिए हमारे देश में, इंडिया में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि हम लोग दूसरे देश को भी क्या कर रहे हैं, जो भूखे हैं या मतलब दूसरे देश को भी जिनको अनाज उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जिनको दिक्कत है अनाज को, उनको हम लोग क्या करते हैं, भेज देते हैं, उनको सहायता भी करते हैं। तो आज हम सब इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ, एक डेवलप कंट्री की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और हमारे पास अनाज का जो पैदावार है, जो स्टोरेज सिस्टम, वो भी आज आप धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। और हम लोग जो जानते हैं 80 करोड़ मतलब जो लोग हैं उनको भी अनाज क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, जो कि पीडीएस सिस्टम से गवर्नमेंट द्वारा जो शुरू किया गया। तो ये कंडीशन था ब्रिटिश के समय, जो कि आज पूरी तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया, कि लोग भूख से कम नहीं मर रहे हैं। फिर अगर देखें अब क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गया, हंगर मतलब जो न्यूट्रिशन हंगर हो गया, मतलब कि आप क्या है कि जो कुपोषण का शिकार हो गए, उनको पेट तो भर जा रहा, लेकिन जो उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो शरीर में जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो न्यूट्रिशन नहीं मिला। तो न्यूट्रिशन हंगर एक अलग टॉपिक है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो इमीडिएट कॉज था क्या, शैडो ऑफ फेमी, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया था महाजन द्वारा, तो उसमें लोग क्या था, डेट ट्रैप में मूव कर जाते थे। मोपला रिवोल्ट क्या हुआ था 1921 में, जो कि केरला में हुआ था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, तो बड़ाकपुर जो म्यूटनी हुआ था, जो बड़ाकपुर का जो म्यूटनी हुआ था, देख सकते हैं ये नवंबर 1824 में हुआ था। बहरामपुर का रिवोल्ट हुआ था 1857 में हुआ था। संथाल रिवोल्ट 1855 से 56 में। वेलोर म्यूटनी जुलाई 1806 में। द करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर सन्यासी रिवोल्ट 1700, हमने सन्यासी रिवोल्ट की बात की ना, जो आनंद मठ में लिखा गया है, किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दयाराव चटर्जी आप बोल सकते हैं, उनके द्वारा लिखा गया, प्लस वंदे मातरम सॉन्ग भी उनके द्वारा लिखा गया। तो ये मतलब कि सन्यासी रिवोल्ट से ही लिया गया था वो पूरा चीज, जो कहानी लिखा गया। फिर कोल अपराइजिंग की बात करें 1831 से 32 एडी में। इंडिगो रिवोल्ट की बात करें 1859 से 60 के बीच में। डेक्कन एग्रीकल्चर राइट्स की बात करें 1875 एडी में। फिर बिरसा मुंडा अपराइजिंग की बात करें तो 1899 से 1900 एडी के बीच में। तो ये इन्फॉर्मेशन कम से कम आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करता है, आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, मुंडा का जो रिवोल्ट हुआ था वो बिरसा मुंडा द्वारा लीड किया गया था। संथाल का आप जानते हैं कान्हू द्वारा, जो हमने अभी डिस्कस किया था, कान्हू मुर्मू। अहोम जो था वो गोमधर कुंवर द्वारा क्या किया था, रिवोल्ट को लीड किया। ताना भगत को जात्रा भगत और तुड़िया भगत, ये दोनों भगत है, ताना भगत, वहाँ इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट को लीड किया था। फिर जात्रा ओराउन जो स्टार्ट हुआ था ताना भगत मूवमेंट इन द ईयर, जात्रा ओराउन स्टार्ट है ताना भगत मूवमेंट, जात्रा ओराउन भी उसमें रिलेटेड थे, 1914 एडी में यह शुरू किया गया था। तो ये रिवोल्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें कुकी रिवोल्ट, जो कुकी रिवोल्ट हुआ था मणिपुर और त्रिपुरा में होता है। एक कुका मूवमेंट था, वो आपको ध्यान रखना, जो कि पंजाब रीजन में था। लेकिन ये कुकी रिवोल्ट है जो कि कहाँ था, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, जो कि मणिपुर और त्रिपुरा रीजन में हुआ था। फिर अगर कुका रिवोल्ट की बात करें तो 1840 से 72 के बीच में कहाँ पर, पंजाब में हुआ था, जिसके मतलब राम सिंह जो थे यहाँ पर क्या थे, लीड किए थे। फिर पबना रिवोल्ट की बात करें 1873 से 76 में बंगाल के बीच में हुआ था। बिरसा मुंडा ने जो मुंडा रिवेलियन किया था बिहार में, जिसे झारखंड में भी रिवोल्ट वो शुरू हुआ था। फिर अगर चुआर रिवोल्ट की बात करें, ये रिवोल्ट है दोस्तों 1768 में हुआ था, वेस्ट बंगाल रीजन में, बंगाल के रीजन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देखें, जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट आपको यहाँ पर फैक्ट्स है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, जो पहले ट्राइबल लीडर थे जो महात्मा गांधी से आपको इंस्पायर्ड थे, जिन्होंने मतलब कि जो क्या बोलते हैं, सत्याग्रह के रूप में उन्होंने रिवोल्ट को लीड भी किया था, और उन्होंने महात्मा गांधी का जो अहिंसा का जो मार्ग था उनको भी अपनाया था। वो कौन थे, जोडानंग। तो इनका ये नाम आपको याद रखना है, जो महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते थे। तो ये मेजर रिवोल्ट था जो कि ट्राइबल रिवोल्ट से आपको रिलेटेड है। और ये सारा जो रिवोल्ट हुआ था दोस्तों, ये सारा रिवोल्ट इंडिया में जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, जो मेनली 1857 के बाद ही अगर देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवोल्ट हुआ था। और कौन से लीडर थे, वो लीडर आपको क्या क्या चीज़ में याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है यहाँ पर लीडर कौन से इन्वॉल्व थे, और ईयर क्या था, ये चीज याद रखना, और कौन से प्लेस से हुआ था, कौन से जगह से हुआ था। ये 3 इन्फॉर्मेशन हमने देखा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा रिवोल्ट नहीं, आप मुझे लगता है 15-20 रिवोल्ट आपको होगा इंपॉर्टेंट हो, जिसमें कि 10 रिवोल्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बंगाल रीजन में, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और जो केरला रीजन में,
पंजाब रीजन में, ये सब सारा रीजन में जो रिवोल्ट हुआ था वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो ट्राइबल एरिया है वहाँ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ट्राइबल एरिया है वहाँ से रिवोल्ट आपको ज़्यादा हुआ था। तो ये चीज़ हमारी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग यहाँ पर क्या किए अभी देखे हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर आपको स्काई अकेडमी 360 जो हमारा यूट्यूब चैनल भी है वहाँ पर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, और यह हमारा ऐप भी है, आप ऐप से जुड़े, और जो हमारा ऑफलाइन सेंटर भी आपको बीकना पहाड़ी के पास चल रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम की यहाँ प्रिपरेशन हो रही है और कराई जाती है। अगर आप देखें तो वनडे एग्जाम हो गया, बीपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस, टीचर, अभी आप लाइब्रेरी साइंस की बात करते हैं, तो वो सारे एग्जाम्स का यहाँ पर तैयारी भी कराया जाता है। प्लस आपको टेस्ट सीरीज वो सारा गाइडेंस दिया जाता है। हमारे यहाँ सारे फैकल्टी मौजूद हैं, हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम दोनों में आपको तैयारी करवाया जाता है और सारा आपका ख्याल रखा जाता है और सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, प्रैक्टिस भी कराया जाता है, सेट प्रैक्टिस, वो सारा चीज़ यहाँ पर कराया जाता है। तो जुड़े हमारे साथ स्काई अकेडमी 360 में। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर, जय हिंद जय भारत।